श्यामपुर गांव में कमला देवी, उनका बेटा राजेंद्र और पोता भास्कर, तीनों का एक साथ लापता हो जाना पूरे इलाके के लिए रहस्य बन गया था। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। गांव में सनसनी फैल गई थी। हर कोई परेशान था कि आखिर ये लोग कहां चले गए। लेकिन जब सच्चाई सामने आई, इस गुमशुदगी की परतें खुलीं, तो जो सच सामने आया उसने हर किसी को झकझोर कर रख दिया था। अगर ये कहानी आपको पसंद आए या अंदर तक झकझोर दे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपकी एक लाइक हमें और भी बेहतर करने की ताकत देती है। दरअसल कहानी शुरू होती है उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से। यहां से करीब 25 किलोमीटर दूर प्रेमनगर थाना क्षेत्र में एक गांव श्यामपुर है। इसी गांव में कमला नाम की महिला अपने परिवार के साथ रहती थी। उनके परिवार में 2 बेटे थे, बड़ा बेटा राजेंद्र और छोटा बेटा दीपक। दोनों का विवाह हो चुका था। राजेंद्र खेतीबाड़ी संभालता था, जबकि दीपक भारतीय सेना में नौकरी कर रहा था। दीपक की पत्नी चंचल कमला के पास ही रहती थी और देहरादून में फैशन डिजाइनिंग का कोर्स कर रही थी। वह स्कूटी से आना जाना करती थी। कमला के पास करोड़ों की संपत्ति थी। उनका परिवार खुशहाल था, लेकिन एक चिंता हमेशा बनी रहती थी। दरअसल राजेंद्र का विवाह 7-8 साल पहले हो चुका था, लेकिन अनबन के चलते 1 साल बाद ही तलाक हो गया। उसका एक बेटा भास्कर, जो अब 7 साल का था, उसके पास ही रहता था। पूरे परिवार में भास्कर सबका लाडला था। कमला उम्र के आखिरी पड़ाव पर थी और चाहती थी कि किसी भी तरह बड़े बेटे की गृहस्थी दोबारा बस जाए, ताकि उनकी जिम्मेदारी पूरी हो सके। इससे राजेंद्र को सहारा मिल जाता और भास्कर को मां का प्यार। छोटी बहू चंचल सुंदर, पढ़ी लिखी और समझदार थी। वह परिवार के सभी सदस्यों का पूरा ख्याल रखती थी। परेशानी तब होती जब वह दीपक के पास चली जाती थी, जिसकी तैनाती उड़ीसा में थी। नवंबर के दूसरे सप्ताह में भी वह दीपक के पास चली गई थी। कमला ने बड़े बेटे के रिश्ते के लिए कई रिश्तेदारों से बात की, लेकिन उम्र और पहले से एक बेटा होने के कारण कोई रिश्ता करने को तैयार नहीं था। फिर भी उन्होंने प्रयास जारी रखा। आखिरकार पिथौरागढ़ में उन्हें एक रिश्ता बताया गया। अपने स्तर पर जानकारी जुटाने के बाद उन्हें लड़की और उसका परिवार अच्छे लगे। बातचीत होने के बाद उन्होंने तय किया कि जल्द ही लड़की देखने जाएंगी। दीपक अपनी मां और भाई से लगातार संपर्क में रहता था। 27 नवंबर 2015 की सुबह उसने राजेंद्र के मोबाइल पर फोन किया तो बात कमला से हुई। उन्होंने बताया कि वे लोग रास्ते में हैं और लड़की देखने जा रहे हैं। कमला ने बताया कि उनके साथ राजेंद्र और भास्कर भी हैं। यह मां से दीपक की आखिरी बातचीत थी, क्योंकि शाम को जब उसने फिर से मां के मोबाइल पर फोन किया तो वह स्विच ऑफ मिला। रात से सुबह हो गई, लेकिन मां से दोबारा बात नहीं हो सकी। इससे उसकी चिंता बढ़ गई थी। किसी तरह उसने पता करके लड़की वालों के घर पिथौरागढ़ फोन किया तो पता चला कि वे वहां पहुंचे ही नहीं थे, जबकि परिवार उनका इंतजार कर रहा था। दीपक ने अपने रिश्तेदारों को भी फोन किए, लेकिन घर वालों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल सकी। उसका मन तरह तरह की आशंकाओं से घिरने लगा और जब कोई सुराग नहीं मिला तो उसने छुट्टी ली और पत्नी के साथ अगले दिन घर पहुंच गया। और अपने स्तर पर काफी खोजबीन करने के बाद भी जब वह नाकाम रहा तो उसने प्रेमनगर थाना में अपनी मां, भाई और भतीजे की गुमशुदगी दर्ज करा दी। और जब पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि 28 नवंबर को उनकी कार उत्तर प्रदेश के रामपुर जिले के बिलासपुर इलाके में लावारिस हालत में मिली थी। दीपक ने पुलिस को बताया कि राजेंद्र कार चलाना नहीं जानते थे, इसलिए पिथौरागढ़ जाने के लिए वे कोई ड्राइवर लेकर गए होंगे, लेकिन उनके साथ कौन गया था यह उसे पता नहीं था। पुलिस टीम ने बिलासपुर पहुंचकर कार की जांच की। कार में सभी सामान सुरक्षित था, लेकिन जब बारीकी से तलाशी ली गई तो उसमें एक बैंक के एटीएम की पर्ची मिली जो काशीपुर की थी। इससे अनुमान लगाया गया कि उन्होंने काशीपुर में एटीएम का इस्तेमाल किया होगा। इसके बाद पुलिस की एक टीम काशीपुर भेजी गई। वहां एटीएम के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिससे पता चला कि राजेंद्र और कमला करीब 8 मिनट तक एटीएम केबिन में रहे थे। बाद में उनके पास एक लंबा तगड़ा युवक आया, जिससे उन्होंने कुछ बातचीत की। संभावना थी कि वही ड्राइवर रहा होगा। हालांकि उसका चेहरा बहुत स्पष्ट नहीं था, लेकिन पुलिस को उम्मीद थी कि उसके जरिए कोई सुराग मिल सकता है। लेकिन यह उम्मीद ज्यादा देर तक नहीं टिक सकी।
क्योंकि जांच में पता चला कि वह युवक वहां का सिक्योरिटी गार्ड था। इससे बस इतना स्पष्ट हुआ कि परिवार काशीपुर तक सुरक्षित था। इसी बीच होता यह है कि ऊधम सिंह नगर के सितारगंज में सिडकुल के पास एक बच्चे का शव बरामद हुआ। शव मुख्य सड़क से करीब 30 मीटर अंदर झाड़ियों में पड़ा था। सूचना मिलने पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। जांच में पता चला कि बच्चे की हत्या गला रेत कर की गई थी। क्योंकि मौके पर पुलिस को कोई सुराग नहीं मिला, इसलिए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। जब यह खबर दीपक तक पहुंची तो वह तुरंत सितारगंज पहुंचा और शव देखते ही वह बिलख पड़ा, क्योंकि वह शव उसके भतीजे भास्कर का था। लेकिन कमला और राजेंद्र का अब भी कोई पता नहीं था। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने गहन जांच के लिए 3 टीमों का गठन किया। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह था कि राजेंद्र जिस ड्राइवर को साथ लेकर गया था वह कौन था, क्योंकि ड्राइवर का पता लगने से ही मामले में कोई ठोस सुराग मिल सकता था। पुलिस ने परिवार के आसपास रहने वालों से पूछताछ की, लेकिन कोई भी ड्राइवर के बारे में जानकारी नहीं दे सका। पुलिस ने दीपक और उसकी पत्नी चंचल से पूछताछ की, लेकिन उन्होंने किसी से कोई रंजिश होने की बात से इनकार कर दिया। परिवार के पास करोड़ों की संपत्ति थी, जो पूरी तरह कमला के नाम थी। इस पहलू को ध्यान में रखकर जब जांच की गई तो सामने आया कि संपत्ति को लेकर भी किसी से कोई विवाद नहीं था। ड्राइवर की पहचान के लिए पुलिस ने राजेंद्र के मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगाली, लेकिन उसमें ऐसा कोई नंबर नहीं मिला जो किसी ड्राइवर का हो सकता था। जांच में यह भी सामने आया कि राजेंद्र के मोबाइल पर आखिरी कॉल पिथौरागढ़ से आई थी। जब पुलिस वहां पहुंची तो पता चला कि यह कॉल उस लड़की के पिता की थी, जिसे देखने के लिए परिवार जा रहा था। अब पुलिस के सामने 2 संभावनाएं थीं। पहली, यह कि परिवार की हत्या लूटपाट के लिए की गई हो, और दूसरी, यह कि ड्राइवर ने ही उनके साथ कुछ गलत किया हो। दूसरी आशंका ज्यादा मजबूत लग रही थी, इसलिए देहरादून और ऊधम सिंह नगर की पुलिस ने कई संदिग्धों से पूछताछ की, लेकिन अभी तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लग सका था। पुलिस ने राजेंद्र के पूर्व ससुराल वालों से भी पूछताछ की, लेकिन वहां से भी कोई सुराग नहीं मिला। जांच लगातार जारी थी, लेकिन कोई ठोस जानकारी हाथ नहीं लग रही थी। ऐसे में पुलिस अब शक के आधार पर जांच को आगे बढ़ाने लगी। उन्होंने अनुमान लगाया कि परिवार के खत्म होने के बाद कमला की करोड़ों की संपत्ति का एकमात्र वारिस दीपक था। यह भी संभव था कि इस साजिश के पीछे उसी का हाथ हो, क्योंकि कई मामलों में लोग संपत्ति के लिए अपने ही अपनों का खून बहाने से नहीं चूकते। इसलिए पुलिस ने दीपक को भी शक के घेरे में लिया और 5 दिसंबर को उससे गहन पूछताछ की। हालांकि इस पूछताछ से कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। अभी पुलिस किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाती, इससे पहले ही मामला और उलझ गया। दरअसल 7 दिसंबर को पुलिस ने उस इलाके के आसपास व्यापक तलाशी अभियान चलाया जहां भास्कर का शव मिला था। इस दौरान उत्तर दिशा की झाड़ियों में 2 और शव बरामद हुए जो बुरी तरह गल चुके थे। कपड़ों के आधार पर उनकी पहचान कमला और राजेंद्र के रूप में की गई। पुलिस ने शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के पास जांच के लिए 3 प्रमुख एंगल थे: ड्राइवर, संपत्ति और प्रेम प्रसंग। जांच कर रही पुलिस ने इस बार अपना नजरिया बदलकर प्रेम प्रसंग के एंगल पर काम करना शुरू किया। इसके लिए कुछ रिश्तों को खंगालने का फैसला किया गया। इस कड़ी में जांच का केंद्र घर की छोटी बहू यानी दीपक की पत्नी चंचल पर आकर टिक गया, क्योंकि जब पुलिस ने उसका मोबाइल नंबर हासिल कर उसकी कॉल डिटेल्स की पड़ताल शुरू की, इसी दौरान एक ऐसा सुराग हाथ लगा जिसने पूरे मामले की दिशा ही बदल दी। हुआ यह था कि घटना वाले दिन चंचल के मोबाइल पर एक नंबर से कुछ एसएमएस किए गए थे। जब इस नंबर की जांच की गई तो पता चला कि यह श्यामपुर के ही संजय पंत का था, जो परिवार के पड़ोस में ही रहता था। पुलिस ने जब संजय के मोबाइल की लोकेशन ट्रैक की तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। घटना के दिन उसकी लोकेशन राजेंद्र के मोबाइल के साथ साथ सितारगंज तक गई थी। इससे साफ हो गया कि वह उस दिन उनके साथ था। इसके अलावा कॉल डिटेल्स से यह भी सामने आया कि चंचल और संजय के बीच लगातार बातचीत होती थी। अब पुलिस को यह गुत्थी सुलझती नजर आ रही थी। पुलिस ने बिना देरी किए देहरादून जाकर संजय को गिरफ्तार कर लिया। पहली बार जब उसे थाने लाकर पूछताछ की गई तो उसने पुलिस को ही चुनौती देनी शुरू कर दी। खैर,
पुलिस ने इसके बाद चंचल को भी हिरासत में ले लिया और पुलिस ने उनके मोबाइल फोन जब्त कर जांच की, लेकिन उनमें से घटना वाले दिन के एसएमएस गायब थे। ये साफ था कि दोनों ने सबूत मिटाने के लिए संदेश डिलीट कर दिए थे। जब पुलिस ने गहराई से पूछताछ की तो जो सच सामने आया उसे सुनकर पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो गए। पूरे परिवार का कातिल संजय था और इस साजिश में चंचल भी शामिल थी। करीब 1.5 साल पहले चंचल और संजय के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थीं। चंचल का पति दूर तैनात था और संजय ने इसी बात का फायदा उठाया। चंचल भी पति से दूरी के कारण अकेलापन महसूस कर रही थी और उसने भविष्य की परवाह किए बिना इस रिश्ते को अपनाना शुरू कर दिया। वक्त बीतता गया और दोनों की मुलाकातें बढ़ती गईं। धीरे धीरे उनका रिश्ता मर्यादा की सीमाएं लांघने लगा। यह हर दृष्टि से गलत था, लेकिन दोनों इस रिश्ते में खुशी महसूस कर रहे थे। चंचल पढ़ी लिखी और समझदार थी और परिवार को उस पर गर्व था, लेकिन उसके बदले हुए व्यवहार को घर की बुजुर्ग महिला कमला ने भांप लिया था। एक दिन उन्होंने चंचल को प्यार से समझाया, बहू, संजय का हमारे घर ज्यादा आना जाना ठीक नहीं है। मैं सब कुछ देख रही हूं, लेकिन अनजान बनने का नाटक नहीं कर सकती। तुम खुद को संभाल लो, यही परिवार के लिए बेहतर होगा। लेकिन चंचल पहले से ही जवाब देने के लिए तैयार थी। अक्सर ऐसा होता है कि गलत रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति अपनी हरकतें छिपाने के लिए झूठ का सहारा लेता है। यही चंचल ने भी किया। वह हैरान बनने का नाटक करते हुए बोली, मां जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपको इतनी घटिया बातें सोचते हुए शर्म नहीं आई? कमला गुस्से से बोली, सोचना क्या, मैं सब देख रही हूं। चंचल झुंझलाकर बोली, अगर आप सच में देखती तो ऐसा नहीं कहती। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसी बातें आप सोच रही हैं। आप अपने दिमाग से इस तरह के विचार निकाल दीजिए। कमला ने गहरी सांस ली और गंभीर लहजे में कहा, सच्चाई कड़वी होती है बहू, लेकिन मैंने तुम्हें समझाना अपना फर्ज समझा। मैं तुम्हारी हरकतों से अपने परिवार की इज्जत मिट्टी में नहीं मिलने दूंगी। इसके बाद कमला ने अगले ही दिन संजय को भी बुलाकर साफ शब्दों में कह दिया कि वह उनके घर आना बंद कर दे, क्योंकि पतन की राहें बहुत फिसलन भरी होती हैं। अब कुछ दिनों तक दोनों ने एक दूसरे से दूरी बनाए रखी, लेकिन जल्द ही वे फिर से अपने पुराने रास्ते पर लौट आए। संजय रात के वक्त भी छिप छिपाकर घर आने लगा था। जो लोग गलत राह पर चलते हैं वे अक्सर लापरवाह भी हो जाते हैं। एक रात कमला ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। उन्होंने दोनों को जमकर फटकारा। संजय बिना कुछ कहे चुपचाप वहां से खिसक गया, लेकिन कमला ने चंचल को खरी खोटी सुनाई। मैंने सोचा था कि तू मेरी बातों से संभल जाएगी, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। अब मैं यह सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। मुझे इस बारे में दीपक से बात करनी ही पड़ेगी। चंचल रंगे हाथों पकड़ी गई थी। उसके पास सफाई देने के लिए कुछ नहीं था। वह नहीं चाहती थी कि यह बात उसके पति तक पहुंचे। उसने कमला से माफी मांग ली और कसम खाई कि अब कभी ऐसी गलती नहीं करेगी। सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। कमला ने भी सोचा कि परिवार की शांति बनाए रखने के लिए बहू को एक और मौका दिया जाए। बेटे को दुख न पहुंचे, इसलिए उन्होंने इस पूरे मामले को यहीं दबा दिया। संजय का आना जाना भी कम हो गया, क्योंकि उसने भी माफी मांग ली थी। कुछ दिनों तक दोनों ने सतर्कता बरती, लेकिन अब वे देहरादून जाकर मिलने लगे। चंचल फैशन डिजाइनिंग के कोर्स के बहाने संजय से मुलाकात करने लगी। धीरे धीरे उन्हें लगने लगा कि परिवार के लोग उनके अवैध रिश्ते के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा हैं। दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा लीं। संजय की सोच आपराधिक थी और चंचल पूरी तरह उसके रंग में रंग चुकी थी। कमला और राजेंद्र उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी थे। गनीमत थी कि दीपक को इस बारे में कोई अंदाजा नहीं था। संजय चाहता था कि इस रिश्ते के बीच की हर दीवार गिरा दी जाए। उसकी योजना सिर्फ चंचल से शादी करने की नहीं थी, बल्कि वह करोड़ों की संपत्ति भी हथियाना चाहता था। जब उसने यह बात चंचल से की तो उसने भी सहमति दे दी। इसके बाद संजय ने अपने इरादों को पूरा करने की तैयारी शुरू कर दी। दोनों चाहते थे कि हत्याएं इतनी सफाई से की जाएं कि किसी को उन पर शक भी ना हो। उन्हें पता था कि कमला राजेंद्र के लिए लड़की देखने पिथौरागढ़ जाने वाली है। इसी के चलते चंचल ने पहले से ही उड़ीसा जाने की योजना बना ली, ताकि किसी को शक न हो। वह उड़ीसा में रहते हुए भी संजय के संपर्क में बनी रही।
संजय ने उससे वादा किया कि अगर कमला पिथौरागढ़ गई तो वह सबका काम तमाम कर देगा। योजना को सफल बनाने के लिए उसने कमला और राजेंद्र से मेलजोल और बढ़ा लिया। उसे पता चला कि 27 नवंबर को वे पिथौरागढ़ जाने वाले हैं। राजेंद्र को ड्राइवर की जरूरत थी और संजय ने खुद को ड्राइवर के रूप में पेश कर दिया। चूंकि वह कार चलाना जानता था, इसलिए उसकी यह पेशकश उनके लिए मददगार लगी। कमला और राजेंद्र को इस बात की खुशी हुई कि वह उनके लिए समय निकाल रहा है। उन्हें यह अंदाजा भी नहीं था कि जिस इंसान पर वे भरोसा कर रहे थे, वही उनके खिलाफ एक खतरनाक साजिश रच रहा था। 27 नवंबर को संजय कार में कमला, राजेंद्र और भास्कर को लेकर पिथौरागढ़ के लिए निकला। संयोगवश किसी ने भी उन्हें साथ जाते नहीं देखा। संजय ने पहले से ही अपने पास माउजर और एक चाकू रख लिया था। हरिद्वार पहुंचने पर दीपक का फोन आया तो कमला ने उससे बात की। इसके बाद संजय ने बहाने से राजेंद्र का मोबाइल लिया और उसका सिम ढीला कर दिया, जिससे नेटवर्क चला गया। चूंकि राजेंद्र टेक्नोलॉजी के मामले में कमजोर था, उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। संजय नहीं चाहता था कि किसी का फोन आए और वे लोग उसके साथ होने के बारे में किसी को बता सकें। जब वे काशीपुर पहुंचे तो राजेंद्र ने एटीएम से कुछ पैसे निकाले। इसी बीच संजय ने 2 बार चंचल से 4-4 मिनट तक फोन पर बात की। इसके बाद वे आगे बढ़े। रास्ता सुनसान था। कमला और भास्कर कार में सो रहे थे, जबकि राजेंद्र जाग रहा था। सिडकुल के पास पहुंचकर संजय ने कार रोक दी। राजेंद्र ने कारण पूछा तो उसने थकान होने का बहाना बनाया और कहा कि कुछ देर रुककर फिर चलेंगे। वह कार से बाहर आ गया तो राजेंद्र भी बाहर निकल आया। बाहर से कार के अंदर कोई आवाज न जाए, इसलिए संजय ने कार के शीशे बंद कर दिए। फिर वह बातों बातों में राजेंद्र को थोड़ा दूर ले गया और अचानक माउजर निकालकर उसके सिर में गोली मार दी। राजेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। संजय ने शव को झाड़ियों में घसीटकर छिपा दिया। इसके बाद वह कमला के पास पहुंचा और कहा कि राजेंद्र झाड़ियों के पीछे बैठकर शराब पी रहा है और आने से मना कर रहा है। यह सुनकर कमला चिंतित हो गई और संजय के साथ चल दी। मौका पाते ही संजय ने उन पर भी गोली चला दी। दोनों शव ठिकाने लगाने के बाद वह कार लेकर थोड़ी दूर आगे बढ़ा। इसके बाद उसने कार रोककर भास्कर को जगाया और बहाने से उसे झाड़ियों की ओर ले गया। अब संजय पूरी तरह हैवान बन चुका था। उसने चाकू निकाला और मासूम भास्कर की पहले गर्दन काटी, फिर उसके पेट पर वार किए। कुछ ही पलों में भास्कर ने तड़प कर दम तोड़ दिया। हत्या के बाद जब मामला ठंडा हो जाता तो चंचल और संजय की योजना दीपक को भी ठिकाने लगाने की थी, लेकिन इससे पहले ही दोनों पुलिस के शिकंजे में आ गए। साथ ही माउजर बेचने वाले अनिल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस पूरे मामले में प्रमुख आरोपी संजय के खिलाफ हत्या, अपहरण और साक्ष्य छुपाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं चंचल और अनिल के खिलाफ साजिश रचने के तहत मामला दर्ज कर सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। हालांकि दीपक का कहना था कि उसे नहीं लगता कि उसकी पत्नी इस हत्याकांड में शामिल थी। इस पूरी घटना के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें। अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।